हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और आपके पास अभी समय भी बहुत कम है और आप उस बचे हुए समय का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग कर रहे होंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका रिवीजन एक फास्ट मोड में चले, हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज लॉन्च की है। पिछले साल भी ये सीरीज लॉन्च हुई थी और स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला था। और आप देखेंगे तो इस सीरीज में हमने हर एक सब्जेक्ट को 30 टॉपिक में डिवाइड किया है और उस 30 टॉपिक के माध्यम से हम उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको कुछ PYQs का भी डिस्कशन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं तो आप द यूनिवर्स या द अर्थ, जिसमें आप सोलर सिस्टम के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे इन चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें कुछ आपके साथ PYQs डिस्कस किए हैं। क्योंकि जनरली हम देखेंगे तो बच्चे प्रीलिम्स में गलती ये करते हैं कि वो PYQs का बहुत प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं और फिर उनको जो प्रॉपर ओरिएंटेशन मिलना चाहिए उसमें वो फिर क्या होते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं। आप अगर इस साल के रैंक 1 की बात करें, जो आपके देवेश प्रसाद साहू हैं, उनका भी अगर आप इंटरव्यू वगैरह देखेंगे तो उन्होंने भी ये चीज कई बार बोली है कि उनके इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में उन्होंने PYQs का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया था। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो मतलब आप खुद से भी करिए, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए ही, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे इनका वेटेज नहीं है, पर क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको, मतलब वो चैप्टर आपको पढ़ना तो पढ़ना है ही, लेकिन पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन लायक वो आपका चैप्टर नहीं था। तो मतलब फालतू की चीजें पढ़ाने से अच्छा है मैंने वहां पे आपको आपके साथ कुछ PYQs डिस्कस किए हैं, ठीक है, जिससे आपको एक प्रॉपर आपका जो GPS है PYQ, वो आपका वो वाला पोर्शन भी ठीक होता रहे, ठीक है ना। बाकी फिर आप आगे देखेंगे तो ये वाले जो सेक्शंस है यहाँ पे आपको मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इन सब में PYQs का डिस्कशन नहीं है, लेकिन और जैसे आपके कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, टूरिज्म एंड एनवायरमेंट हो गया, ये बहुत ज्यादा आपके करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे जो आपके बेसिक्स हैं प्लस उसके साथ कुछ करंट अफेयर्स जो ज्योग्राफी या एनवायरमेंट के लिंक्ड थे वो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो जिन भी बच्चों ने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप उन सारे वीडियोस को भी फिनिश करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक है जहाँ पे आपके इसमें बहुत अच्छी कमांड है तो भी एक बार 1.5x में ही उस वीडियो को देख लीजिए, फिनिश कर लीजिए। जरूर आपको कोई नई चीज वहां पे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट तो देखने के लिए मिल ही रहे हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको 60 से 90 क्वेश्चन का पूरा होलसम कवरेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 2। एनर्जी रिसोर्सेज ऊर्जा संसाधन का जो पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक, तो इस वजह से इसमें जो भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते थे तो वहां पे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो भी आपके बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करिए, आपके एग्रीकल्चर की बात करिए, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो फिर उन चैप्टर्स को मैंने कुछ 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी? कि कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थापित तापीय विद्युत क्षमता रखता है? तापीय विद्युत क्षमता यानी कि थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा आंसर है। और ये चीजें फैक्चुअल हैं, अगर आ रही हैं तो आ रही हैं। मान लीजिए आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपको चारों ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है तो फिर आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर, मतलब आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में सर्वोच्च स्थापित तापीय विद्युत क्षमता रखता है कौन? महाराष्ट्र। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है और गुजरात है, ठीक। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल बेस्ड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट? अब जो आपका अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है? जिसकी जो आपकी पावर कैपेसिटी है वो कितनी हो? 4000 मेगावाट या उससे ज्यादा हो। तो इनमें से कौन सा है? आपका जो मुंद्रा पावर प्लांट है जो कि गुजरात में है, ये आपका क्या है? अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है और इसकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट या इससे ज्यादा है। फिर अगर हम इसके बाकी के ऑप्शंस देखें, आपका जो कुडनकुलम संयंत्र है ये आपका
न्यूक्लियर एनर्जी से एसोसिएटेड है, जो कि आपके तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर कैगा प्लांट की बात करें तो ये भी आपका न्यूक्लियर एनर्जी से एसोसिएटेड है और कर्नाटका में सिचुएटेड है। ठीक, तो यहाँ से आपके देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो भी आपके रिवाइज हो गए। अगर हम ओवरऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, क्योंकि ये नाम आए हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके बाद आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको रावत भाटा देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका काकरा पार है। फिर आप अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे आपका तारापुर है। तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, फिर तारापुर की बात करें अगर तो तारापुर के बाद आपका कर्नाटका में कैगा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। फिर आपके 2 जो हैं वो आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, एक कुडनकुलम है और एक और है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो देखेंगे। ठीक है ना, तो ये 7 हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो हमने रिवाइज कर लिए हैं। आगे इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको सॉल्व करने में और मजा आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अब जो फर्स्ट सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात की जा रही है, तो जो सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी आपकी ज्यादा एडवांस लेवल की है। जो आपका ईंधन है उसको ज्यादा अच्छे से उसकी वो खपत करती है और पॉल्यूशन कम क्रिएट करती है। ठीक है, उसी पे बेस्ड है आपकी क्या सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। जो आप नाम यहाँ पे देख रहे हैं उसका मतलब यही है। तो अगर देखिए तो इंडिया का फर्स्ट सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़ में। जो आप सीपत में एनटीपीसी का जो आप पावर प्लांट देखते हैं ना, वो होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है सीपत छत्तीसगढ़ सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस व्हाट, ग्रीन हाउस गैस या कार्बन एमिशंस। सीपत थर्मल पावर प्लांट इज ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड पावर सप्लाई इन इंडिया इज। अब देखिए क्वेश्चन जो आपका लिया गया है, तो आप मतलब कंफ्यूज नहीं हो। मतलब आप अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है तो आप इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत में विद्युत उत्पादन और विद्युत आपूर्ति के लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है। आप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, कोयला में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कभी कभी इस तरह के सिमिलर आपको अगर ऑप्शन सीखे तो हम कुछ इजी क्वेश्चंस को भी क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो बस उसी के लिए क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। बाकी आप मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये जितने भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारी एनर्जीज वाला जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। इसके अलावा जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जो 25 मेगावाट तक के आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले आपके पावर प्लांट हैं, वो भी आपके किस में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। फिर जो आपके बड़े जो पावर प्लांट हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले ही, जो आपके 25 मेगावाट से बड़े पावर प्लांट हैं, वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन ए। ठीक, देख लीजिए लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या क्या करती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर क्या क्या आता है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ओवरसीज थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी दी गई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है आपका वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 3 लिस्ट है। कौन कौन सी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसके ऊपर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ध्यान रखिएगा कि इसमें थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। लेकिन हाइड्रो में भी 25 मेगावाट से ऊपर वाले, 25 मेगावाट से नीचे वाले मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट एसोसिएटेड विद कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। जो आपके कोयला आधारित पावर प्लांट है, ठीक है, वहां पे आपका कौन सा मेजर पोल्यूटेंट है जो रिलीज होता है। तो अगर
मेजर पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं तो आपका इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है इससे, और हल्का फुल्का ओजोन की भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मेजर इन्वायरमेंटल आपका जो पोल्यूटेंट है वो कौन सा है। ठीक है, ओजोन तो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है तो वो नहीं होगा, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मेजर की बात करें तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसके अलावा अगर SO2 होता वो भी आपका आंसर हो सकता था। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका क्या है, जो कोयला बेस्ड आपके विद्युत संयंत्र है वहां से निकलने वाला प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक है। आप अगर प्रीलिम्स की बात करेंगे तो जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, और इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ये वाली चीजें मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नॉर्मल एक रीच तक पहुंचना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं प्रीलिम्स में, तो फिर आप ये बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स तो मतलब आप पढ़ के जाएंगे, और ऐसा पढ़ के आपको जाना चाहिए कि मतलब उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं हो। लेकिन अगर आपको एक अपनी थ्रेशोल्ड क्रॉस करनी है तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, जैसे फिलॉसफी हो गया, छत्तीसगढ़ी आपकी लैंग्वेज हो गई, वो सारी चीजें भी आपको बहुत अच्छे से मजबूत करके जानी है। तभी फिर आप फिर जो एज आप ले सकते हैं ना वो उन्हीं सब्जेक्ट्स के थ्रू ले सकते हैं। इसी तरह से आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में भी ये चीज अप्लाई होती है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि ज्योग्राफी भी आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में आप बेसिक बेसिक चीजें अगर करके चले जाएंगे तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई टफ क्वेश्चन आ गया और आपने ये सोच के उसको छोड़ दिया है कि हाँ यार यहाँ से तो एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, तो फिर वहां भी डिफरेंस क्रिएट होगा। जिस बच्चे ने उस सब्जेक्ट को बहुत थरोली पढ़ा है वो उस सब्जेक्ट में एच ले लेगा। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी अगर सारे बच्चे पढ़ते हैं तो वो ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बच्चे वहां पे भी जो इजी इजी टॉपिक्स है उनको कर लेते हैं, और जहां से उनको लगता है कि थोड़े से टफ टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो अगर कोई भी सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन है उसको कवर करके जरूर जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं प्रीलिम्स में, आपको वो जो थ्रेशोल्ड है उसको बहुत ऊपर तक क्रॉस करना है। और उसको क्रॉस करने के लिए जो आपको ऐसे सेक्शन दिखते हैं जहां से क्वेश्चन कम आते हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन कम आते हैं, आपको उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। चलिए, और पोल्यूशन आपका एक मेजर टॉपिक है। ऐसे आप इसको साइंस एनवायरनमेंट में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे क्योंकि ओवरलैपिंग था इस वजह से मैंने इसको ले लिया था। अब देखिए, जो आपका कोयला संयंत्र है ये आपके PM2.5 और PM10 का भी क्या है, प्रमुख स्रोत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। Which gas is primarily responsible for acid rain from coal-fired power plants? अब इसकी अगर बात करें तो आपकी SO2 है। ठीक है, SO2 NO2 आपकी क्या रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और जिससे क्या होती है आपकी अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, और इसी के लिए जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन नाम, मतलब ये आपकी यूनिट्स स्टेब्लिश की जाती हैं जिससे हम क्या करें, सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर सकें और वो एनवायरमेंट में नहीं जाए। ठीक, और मतलब इसको कंपल्सरी भी कर दिया गया है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NTPC। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1965। अब ये बिल्कुल फैक्चुअल है, देखिए आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। दूसरा देखते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन अपॉइंटेड एज द नोडल एजेंसी टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। मतलब जो 4000 मेगावाट से बड़े आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उनकी जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ऐसे सही है। इसमें आपको पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ये जरूर ध्यान से अंडरलाइन करके रखिएगा। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। पहले की अगर बात करें तो NTPC आपका स्टेब्लिश हुआ है 1975 में। ठीक है, ये आप CGGS में जब इंडस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो वहां पे भी आप कवर करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो NTPC के जो आपके पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे स्टेब्लिश है, और एक सीक्वेंस में बताइएगा कि सबसे पहला कौन सा स्टेब्लिश हुआ, फिर उसके बाद। ठीक, 1975 में NTPC का फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। फिर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसे 2010 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की हाइड्रोकार्बन क्षमता को अनलॉक करने के लिए लॉन्च किया गया था। अब आपने ये नहीं पढ़ा होगा मे बी, तो मैं बता रही हूँ, ये ऑप्शन आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे क्वेश्चन आपको छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है तो फिर ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करके कुछ अगर आंसर निकाल पा रहे हैं तो फिर उस क्वेश्चन को क्या करिए, अटेम्प्ट करिए। बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेसी में जाएंगे तो वैसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं जहां हमें बिल्कुल शॉर्ट आइडिया होता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन सही है। इट वॉज लॉन्च इन 2010 टू अनलॉक द हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर दूसरा देखिए, इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक 2030 तक क्षेत्र में तेल और गैस उत्पादन को क्या करना है, दोगुना करना है। ये भी आपका सही है। मतलब कि जो आपका हाइड्रोकार्बन विजन 2030 का है वो किसके लिए है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए है, जिसमें इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ऑयल और जो गैस है इसका प्रोडक्शन क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 2030 तक में। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन और टू बोथ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी उसी से थोड़ा मिलता जुलता है। उत्तर पूर्व भारत के लिए हाइड्रोकार्बन मिशन 2030 को क्षेत्र की हाइड्रोकार्बन क्षमता का दोहन करने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था। हाइड्रोकार्बन मिशन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 2016 टू हार्नेस द हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल ऑफ द रीजन। अब देखिए इसमें एक और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो आपका हाइड्रोकार्बन विजन है पहले वाली स्लाइड में जो हमने देखा था, ये आपका कब लॉन्च हुआ था, 2016 में। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और तीसरा ये आपका सही है, ये जो हाइड्रोकार्बन आपका विजन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा। हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल आप क्या समझ रहे हैं, जो आपकी CH4 है, मेथेन है, एथेन है, इनका जो हम प्रोडक्शन करते हैं इसी को हम किस में लेते हैं, हाइड्रोकार्बन में लेते हैं। अब देखिए, इट कवर्स ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया एक्सक्लूडिंग सिक्किम। ये आपका गलत है, ये सिक्किम को भी इंक्लूड करता है। ठीक, इंक्लूडिंग सिक्किम होगा, एक्सक्लूडिंग नहीं। नॉर्थ ईस्ट में आपके 7 सिस्टर्स और उनका 1 ब्रदर कौन सा है, सिक्किम, तो इन 8 स्टेट्स को वो कवर करता है। और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं आपकी, तो उसमें आप देखिएगा अष्ट आपको वर्ड देखने के लिए मिलेगा, अष्ट मतलब कि 8। ठीक है, तो सिक्किम को वो एक्सक्लूड नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आपका इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 2। 3 को भी अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, इसमें सही आपको पूछ रहा था। अब हमने एक ही विजन से क्योंकि 2 क्वेश्चन कर लिए हैं और गवर्नमेंट थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ध्यान भी दे रही है, तो इस एरिया से क्वेश्चन आप आके एग्जाम में भी देखेंगे तो बन रहे हैं। ठीक है ना, इस वजह से इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये पढ़ने के लिए क्योंकि मिलता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। द विजन टारगेट्स डबलिंग ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बाय 2030 while improving infrastructure, pipelines and skill development in the नॉर्थ ईस्ट। इसकी वजह से वहां पे जॉब क्रिएशन वगैरह भी होगा। ठीक है, चलिए, द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन इंडिया प्राइमरीली एम्स टू। भारत में जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना है ये मुख्यतः क्या उद्देश्य रखती है, पहला विद्युत वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, हो सकता है ग्रीन एनर्जी से एसोसिएटेड ये दिख रहा है जिसमें हम ईवी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक, दूसरा नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए संरचना नेटवर्क को मजबूत करना, ये भी मिलता जुलता दिख रहा है। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाना, ये आपका तीसरा एकदम ब्लेंडर स्टेटमेंट, ये तो आप सीधे गलत कर देंगे। चौथा देखते हैं परमाणु विद्युत संयंत्र सुरक्षा क्षेत्रों का विस्तार करना, ये भी थोड़ा बहुत आपको गलत दिख रहा होगा। अगर हम ग्रीन एनर्जी की टोटल बात करें तो आप न्यूक्लियर वाले को उसमें वैसे इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसमें भी आपका न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है ना, तो आप ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका आपका आंसर क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए संचरण नेटवर्क को मजबूत करना। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा, स्ट्रेंथन द ट्रांसमिशन नेटवर्क फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, जीईसी इज डिजिग्नेटेड डिजाइन टू इवैक्यूएट एंड इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एंड विंड, ठीक है, into the national grid by building high voltage transmission lines and substations.
मतलब ग्रीन एनर्जी में आपके किसको इंक्लूड कर रहा है ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर? सोलर और विंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट? बताइए क्या हो सकता है इसमें? ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री आपको लग रही है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एनवायरमेंट वाली मिनिस्ट्री ठीक है, एनवायरमेंट के लिए काम करती है, लेकिन एनर्जी तो आपकी मनरे जो मिनिस्ट्री है वही उसका एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करेगी ना। तो आपका जो ऑप्शन भी हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आप डायरेक्ट सॉल्व किए होते हैं ना, तो फिर कभी अगर मान लीजिए नए क्वेश्चन की तरह वो सामने आए तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मैंने पहले पढ़ा है, वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है और उसमें आप श्योर मार्क करके आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं देखे हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है, टाइम बच जाता है आपका बाकी क्वेश्चंस के लिए जहां पे आपको टाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इज इंप्लीमेंटेड अंडर MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो आपका GEC है उसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो कर ही रहा है, साथ में साथ किसके सहयोग से? PGCIL के सहयोग से। ठीक है, चलिए PGCIL का बताइए कि PGCIL आपकी किस स्टेटस की कंपनी है? मिनी रत्ना है कि नवरत्ना है कि महारत्ना है? अब देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना फोकसेस ऑन, मेनली फोकसेस ऑन अर्बन इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स। ये तो सीधे गलत हो जाएगा, ग्राम ज्योति बोल रहा है, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, एग्रीकल्चर सोलर पंप सब्सिडी हो सकता है, इंप्रूविंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन रूरल एरियाज, ये भी हो सकता है। चौथा, विंड पावर जनरेशन इन कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में पवन विद्युत उत्पादन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब आप किसमें कंफ्यूज हो सकते हैं? कृषि सौर पंप सब्सिडी में और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए लाई गई थी। ठीक है, पहले पार्ट में हमने जो आपके बेसिक्स ऊर्जा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हमने सॉल्व किए हैं, और सेकंड पार्ट में क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स इन चीजों के लिए चलाती रहती है और स्कीम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, तो पर्टिकुलरली एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड जो आपकी स्कीम्स वगैरह हैं और कुछ ऐसे मिसलेनियस उसके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, पर ये भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQs देख रहे होंगे तो स्कीम से आपके जो आपकी पुरानी स्कीम्स है वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, Which of the following was merged under दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना फॉर कंप्रहेंसिव रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन? बताइए, सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना आपकी कब लॉन्च हुई थी? बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, सौभाग्य योजना कब लॉन्च हुई थी? उदय स्कीम, ये आपकी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही स्कीम है आपकी, उदय स्कीम। तीसरा बी, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, या फिर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो आपकी जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, इसी को क्या गया था आपकी जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इसमें इसको मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उदय स्कीम से पहले क्वेश्चन आया है, बहुत पहले, अभी इतना उसका रिलेवेंस नहीं है, लेकिन सौभाग्य योजना आपकी अभी थोड़ा सा मतलब न्यूज में रहती है। सौभाग्य स्कीम का आप ईयर बताइए, सौभाग्य स्कीम आपकी कब लॉन्च हुई है? और ये आपकी 2014 में मर्ज हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस मंत्रालय के तहत कार्यान्वित है? ठीक है, तो जो आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इसका सीधा सीधा आंसर है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर कार्यान्वित है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं लेना है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक और स्कीम चल रही है जिसमें हम उस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंदर लेते हैं। ठीक है, बताइए कौन सी स्कीम है? एक और इसी नाम से चल रही है, वो आप न्यूज में देख रहे होंगे उसको, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए, DDU-GJY इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर थ्रू
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एज द नोडल एजेंसी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC का स्टेटस बताइए, ये किस स्टेटस की कंपनी है? मिनी रत्ना है कि आपकी नवरत्ना है? आगे बढ़ते हैं। द नेम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना वॉज अडॉप्टेड इन, कब अडॉप्ट हुआ है ये? अभी मैंने उसके पहले आपके एक्सप्लेनेशन में भी दिखाया था, 2014 में। ठीक, 2014 से ध्यान रखिएगा, वही पार्टी जब चेंज हुई है उसके बाद ये चीज हुई थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गर्व ऐप इज आर करेक्ट? यह सभी राज्यों के लिए गांववार विद्युतीकरण डेटा प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? गांव विद्युतीकरण डेटा प्रदान करता है, सही है। जो आपका गर्व है इसका फुल फॉर्म है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण। ठीक है, यहीं से आपका गर्व ऐप आया है। ठीक है ना, और गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि आपके हर एक भारत के गांव तक क्या पहुंचे, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ऐसे देखेंगे, जहां हम ऐसे बात करते हैं कि हमारा ये स्टेट है या ये डिस्ट्रिक्ट है 100% क्या है, इलेक्ट्रिफाइड है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि मान लीजिए किसी गांव में या किसी कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ले लीजिए, कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अगर आपके मान लीजिए 90 मतलब आपके 100 घर है, 100 में से मान लीजिए 10% घर में, 10 घर में अगर आपके बिजली की पहुंच हो गई है, तो फिर उस एरिया को क्या कर देते हैं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वाला डिक्लेयर कर देते हैं। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अगर पेपर में आ भी रहा है या डेटा में अगर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मतलब वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे आपको गांव दिख जाएंगे, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट दिख जाएंगे जहां पे आप अगर उनके इंटीरियर एरियाज में चले जाएं तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच अभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि हम ये बेसिक जो नीड्स है उनको फुलफिल कर सकें। इस वजह से उससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। हम शहर में रहते हैं तो में भी हमें आइडिया नहीं लगता कि हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू को इतना नहीं समझते, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है और चलता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज तक इसके प्रॉपर तरीके से दर्शन नहीं किए हैं, है ना। तो आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और जो चीजें हमें बहुत सहूलियत से मिल रही है उसका सही तरीके से उपयोग करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, यह नागरिकों को भू टैग की गई छवियां अपलोड करने और समस्याओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। इट अलाउ सिटीजन टू अपलोड जियो टैग्ड इमेजेस एंड रिपोर्ट इश्यूज। सही बात है, अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो फिर आपकी मतलब आपके लिए मतलब वो बहुत एक इजी साधन है ना कि आप फोटो खींचे और फिर टैग कर दें वहां पे, फिर उसके बाद जो भी क्वेरी वेरी होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो सब होगा। ठीक, इट इज पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो इसमें आपके क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ पे अगर आपने पढ़ा है तो फिर आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं पढ़े तो नहीं कर पाएंगे। तो इस MCQ सीरीज का फोकस यही है कि कुछ चीजें जो आपसे जाने जाने में छूट जाती हैं, आप स्किप कर देते हैं, वो भी आपको यहाँ पे एक एक बार तो एटलीस्ट दिखा दिया जाए कि हाँ ऐसे भी चीजें चलाई जा रही हैं, जिससे कभी अगर क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल अनफेमिलियर फील ना करें, आपको ये लगा हो कि हाँ मैंने पहले आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है। तो फुल फॉर्म जो है गर्व का वो है ग्रामीण विद्युतीकरण। द गर्व ऐप मॉनिटर्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड सौभाग्य स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेगुलेटरी बॉडी फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी इन इंडिया इज, भारत में परमाणु सुरक्षा के लिए नियामक निकाय कौन सा है? अब सारे के सारे आपको एक जैसे दिख रहे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो जो आपका परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, ये जो आपकी बॉडी है ये न्यूक्लियर सेफ्टी को इंडिया में इंश्योर करती है। बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ये आपकी जो न्यूक्लियर सेफ्टी से रिलेटेड आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, देख लीजिए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB विकिरण सुरक्षा और परमाणु नियामक निरीक्षण सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन शायद आपने पहले भी सॉल्व किया है। विच आइसोटोप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन इन पावर रिएक्टर्स? परमाणु विद्युत रिएक्टरों में
सबसे आमतौर पर कौन सा समस्थानिक परमाणु विखंडन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, आपका जो यूरेनियम क्या है 235, यूरेनियम 235 आपका जो न्यूक्लियर फिजन वाली जो आपकी प्रोसेस होती है उसमें यूज होता है। इसको मत भूलिएगा, इसका आंसर आपका यूरेनियम 235 ही है, 238 टाइप्स को नहीं लेना, ये 5 से ध्यान रखिएगा, एक होल सम नंबर है लास्ट में, वही आपका न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होता है। यूएन 235 तापीय न्यूट्रॉन के साथ आसानी से विखंडित होता है और परमाणु विद्युत उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड। अभी भी मैंने बताया था आपको पहले पहले जब वो पहला वाला क्वेश्चन डील कर रही थी, तो जो आपका तारापुर महाराष्ट्र में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका क्या है, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, नरोरा आपका यूपी में है, काकरापर आपका गुजरात में है, रावत भाटा राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में है, और तमिलनाडु में आपके दो हैं, कुडनकुलम और दूसरा कलपक्कम। इस तरह से जो 7 आपके एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इंडिया में, एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देख लीजिए। और कब कमीशन हुआ था ये भी देख लीजिए। इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट कमीशन इन 1969। और ये भी देख लीजिए, इट इज द लार्जेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन एशिया। जो आपका तारापुर में आपका परमाणु विद्युत संयंत्र है, यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा किस सेंस में, आप जितने मेगावाट की वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उस सेंस में। ठीक है ना, चलिए। FBR इन न्यूक्लियर रिएक्टर रिफर्स टू, परमाणु ऊर्जा में FBR से क्या तात्पर्य है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फ्यूल बेस्ड रिएक्टर, फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर, फास्ट बाइंडिंग रिएक्टर। क्वेश्चन इसी तरह से FBR लिखेंगे, सबका शॉर्ट फॉर्म यही आएगा आपका। लेकिन देखिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका सीधा सीधा है, ध्यान रखिएगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ऑप्शन ए। हिंदी में भी आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही लिख के आएगा। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रिएक्टर्स है, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी में हम कई तरह के रिएक्टर्स यूज करते हैं, हैवी वाटर बेस्ड रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो जो FBR है, ध्यान रखिएगा, पहले भी किसी एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है कि जो FBR है वो क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मतलब इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, FBR produces more fissionable material, plutonium-239, than it consumes. Crucial for India's 3-stage nuclear program. जो भी हम रिसेंटली, जो भी प्रेजेंट में हम जो रिएक्टर अभी यूज कर रहे हैं वो आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ही है, इसी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा उसके डेप्थ में नहीं जाना है कि वो क्या करता है नहीं करता है, अभी इससे आपके सुपरफिशियल क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट फिजन एंड फ्यूजन? कौन सा विखंडन और संलयन को सही अंतर दर्शाता है? विखंडन में एक भारी नाभिक का विभाजन होता है, संलयन में हल्के नाभिकों का संयोजन होता है। बताइए, पहला आपका सही है कि नहीं? दूसरा, फिजन रिलीजेस मोर एनर्जी पर यूनिट मास देन फ्यूजन। आप अगर सन की बात करें तो सन में आपका नाभिकीय संलयन होता है, और अगर हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में जो आपके स्टेब्लिश्ड है, यहाँ पे आपका नाभिकीय विखंडन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सन में अगर आप बात करेंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें जो हम आमतौर पर देखते हैं, वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो सन के कंपेरेटिवली कम मात्रा में रिलीज होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि विखंडन प्रतिक्रियाई द्रव्यमान में संलयन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त करता है, ये आपका अपोजिट है, संलयन होगा यहाँ पे। तो अब देखिए सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, तो ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, बाकियों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 और 3 केवल आपका आंसर आ गया। फ्यूजन रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सन का अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो बहुत ज्यादा होता है ना, इसी वजह से वहां पे फ्यूजन की जो प्रक्रिया है, संलयन की प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन की, वो हो पाती है। अगर आप बात करें तो इंडिया में जो एक आर्टिफिशियल, इंडिया में खैर नहीं, लेकिन आप अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो फ्रांस की एक जगह है, वहां पे टोकामेक टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से क्या कोशिश की जा रही है, एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, और इंडिया भी उसका पार्ट है। ठीक है, लेकिन वो मतलब ऐसी चीज है कि आपको न्यूक्लियर फ्यूजन वाली अगर प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो आपको उतना हैवी टेम्परेचर मतलब अर्थ में जनरेट करना पड़ेगा, मतलब वो प्लाज्मा स्टेट आपको अचीव करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रोसेस नाभिकीय संलयन जो कि सन में होता है, तब आप वो चीज अर्थ में कर सकते हैं।
चाइना में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए शायद उन्होंने ये स्टेज अचीव की थी, जिसमें वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि वो जो प्लाज्मा स्टेट होती है जिसमें बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर की उनको जरूरत होती है, वो उस टेम्परेचर तक वो गए थे, और सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए। पर ठीक है, साइंटिस्ट है, उनका काम है। बहुत सारी चीजें हमने पहले नहीं सोची होती थी कि हम यहाँ बैठ के दूर किसी और से फोन में बात कर लेंगे, लेकिन हम वो कर पाते हैं। तो हो सकता है ये चीज भी एक टाइम आने के बाद पॉसिबल हो जाए, लेकिन अभी उसमें टाइम है। लेकिन जो कोशिश है वो लगातार चल रही है, कई तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, जहाँ पे कोशिश की जा रही है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। अगर वैसा कर पाते हैं तो फिर अभी हम जो इतना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल के पीछे इतना जो परेशान हो रहे हैं, कोल के पीछे कि नहीं कोल का एक्सट्रैक्शन करें, हमारी एनर्जी की नीड इतनी ज्यादा है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो वो सब चीजें बिल्कुल एक बार में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर न्यूक्लियर फ्यूजन वाली अगर प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है तो। क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की उसमें एनर्जी रिलीज होती है कि कहा जाता है कि मतलब अगर वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया तो मतलब बहुत लंबे सालों तक के लिए आपको ऐसा हो जाएगा कि कहीं और से एनर्जी के सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इमेजिन कर लीजिए ना, सन की आप ऊर्जा को देखिए, वो कब से ऊर्जा हमें दे रहा है और दे ही रहा है, तो वैसी ही चीज है वो। ठीक है, चलिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। फिजन इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस एंड फ्यूजन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग लाइट न्यूक्लियाई। ठीक है, हाइड्रोजन में जो आपका हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है किसमें? हीलियम में। हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, तो मतलब वो स्मॉल न्यूक्लियाई है ना। और जब हीलियम में कन्वर्ट होता है फ्यूजन की प्रोसेस से, तभी आपकी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are correct regarding India's atomic energy governance? परमाणु ऊर्जा शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका परमाणु ऊर्जा आयोग है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, की स्थापना 1948 में भारत में परमाणु नीति तैयार करने के लिए की गई थी। आपकी जिस साल आजादी हुई है, ध्यान रखिएगा, उसके 1 साल बाद ही आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। ये आपका बिल्कुल सही है और ये फैक्चुअल है ना, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। पहला आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना 1954 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कार्यकारी निकाय के रूप में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करने के लिए की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, मतलब जो आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, परमाणु ऊर्जा आयोग है 1948 में, और फिर उसके 6 साल बाद आपका परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई थी इसके कार्यकारी निकाय के रूप में, एईसी के। ठीक है, फिर देखिए, एईसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मतलब जो आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो किसके अंदर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आप इस स्टेटमेंट को सही मान देंगे और इसको करेक्ट कर देंगे। जो आपका एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, ये किसी भी मंत्रालय के अंदर नहीं आता, ये सीधा सीधा आपके पीएमओ के अंदर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, डायरेक्ट उसी को रिपोर्ट करता है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यहां से भी आपका सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, केवल 1 और 2। देखिए लिखा है, एईसी रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एईसी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करता है ये। चलिए, विच कंट्री असिस्टेड इंडिया इन डेवलपिंग द अप्सरा रिएक्टर? अगर हम अप्सरा रिएक्टर की बात करें, जो कि भारत का पहला रिएक्टर था, उसको डेवलप करने में हमें यूनाइटेड किंगडम ने क्या की थी? मदद की थी। ठीक है, फैक्चुअल है ये, देखिए लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत को अप्सरा रिएक्टर विकसित करने में सहायता की, इसके निर्माण के लिए प्रारंभिक ईंधन और तकनीकी समर्थन भी प्रदान किया। अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। इसके डिजाइन की कल्पना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा की गई थी। द अप्सरा रिएक्टर वॉज एशिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। एशिया का भी पहला और इंडिया का भी पहला ये क्या है? न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। कौन सा रिएक्टर? अप्सरा रिएक्टर। और किसने इसके डिजाइन का कॉन्सेप्ट दिया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। और किस कंट्री ने हमें असिस्ट किया था? यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है, ये चीजें नहीं भूलनी है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका कहाँ पे है? राजस्थान में।
ठीक। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित है। यह राजस्थान में चंबल नदी के किनारे स्थित है। कौन सा कथन सही है? ये भी देखिए फैक्चुअल है, अगर आ रहा है तो आ रहा है, अगर दोनों में से किसी भी ऑप्शन में कोई क्लू नहीं लग रहा है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें आपके दोनों क्वेश्चन सही होंगे। ये रावत भाटा प्लांट आपका कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था और ये राजस्थान में आपके चंबल नदी के ही किनारे स्थित है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, चंबल नदी के किनारे राजस्थान में कौन सा वहां का एक फेमस शहर लोकेटेड है जो कि एक मतलब एस्पिरेंट्स का गढ़ ही माना जाता है? बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थल है, वो कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 बोथ। आगे बढ़ते हैं। मैच द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। पहले भी बता चुकी हूँ, चलिए कर लेते हैं। क्या आएगा? आप देख चुके हैं, कहाँ है? कर्नाटका में। मतलब बी का क्या होगा? 2 होगा। बी का 2 कहाँ कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, मतलब सी और बी हट जाएगा। जो आपका काकरा पार है, ये कहाँ पे है? काकरा पार आपका गुजरात में है, मतलब कि सी का 1 यहाँ पे है और सी का 3 यहाँ पे, मतलब आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1 2 भी पता है तो आप सही आंसर पे आ सकते हैं। ए का आपका 3 है, कल पक्का में आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। बी का 2 है, क्या का कर्नाटका में है। सी का 1 है, काकरा पार आपका गुजरात में है। डी का 4 है, कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में है और नरोरा आपका यूपी में है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। ठीक है, शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था कर्नाटक में। ये चीज भी पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं आपके। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है ये 1902 में, ये भी एक फैक्ट है। फिर कर्नाटक में है, शिव समुद्रम में है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये चीजें आ रही हैं तो आ रही हैं, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही हैं। और देखिए इसमें क्या लिखा है, कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। पहला जो जल विद्युत संयंत्र है 1902 में ही स्थापित किया गया था और ये कर्नाटक के शिव समुद्रम में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, जो आपका शिव समुद्रम डैम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन होगा। आपका पीवाईक्यू में अगर आप एनालिसिस प्रॉपर किए होंगे तो इससे भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा डैम कौन सी रिवर के ऊपर है। और अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कृष्णा में, कावेरी में, गोदावरी में। बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इसी बहाने आप वो वाला चैप्टर अपना खोलेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा बाकी सारी चीजों का। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, पहला तो आपका सही हो गया। ठीक, 50 मेगावाट से कम स्थापित क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाएं नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अब सीधा सीधा देखेंगे तो लगेगा कि हाँ सही है, लेकिन ये 50 नहीं है, ये 25 है। जो 25 मेगावाट से कम स्थापित क्षमता वाली आपकी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती हैं। इससे ऊपर वाली अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? केवल 2। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है छोटी जल विद्युत परियोजना लेस देन 25 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के रूप में, नवीनीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत होती हैं और मनरे द्वारा संभाली जाती हैं। मनरे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, विद्युत मंत्रालय द्वारा नहीं। बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, किंतु बड़ी जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई और अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा भी फोकस कर रही है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन विंड एनर्जी के ऊपर ही आया है कुछ 1-2 साल पहले ही। ठीक है, तो विंड एनर्जी क्या है आपकी? रिन्यूएबल एनर्जी है। तो जिस चीज की अभी इस समय बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन भी उसी से पूछे जाने की ज्यादातर चांसेस है। तो ये वाले एरिया को ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। Consider the following statements regarding the Ministry of New and Renewable Energy. The government of India set up a separate department of non-conventional energy resources in 1982 in the Ministry of Power. अभी हम अगर 1-2 साल की बात करें तो आपके किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है शायद 24 या 25 का ही आपका प्री है, जिसमें पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के बारे में शायद पूछा गया है कि ये जो आपकी मिनिस्ट्री है ये कब स्टेब्लिश हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसको देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन 1982। अगर हम 1982 के समय की बात करें तो उस समय इतनी ज्यादा एनवायरमेंट के बारे में बात नहीं हो रही थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर बस ये एक डिपार्टमेंट ही बनाया गया था। ठीक है, कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एक अलग विभाग स्थापित किया गया था। फिर द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वाज अपग्रेडेड इनटू अ सेपरेट मिनिस्ट्री इन 1992। 1992 आते आते तक में जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, इसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री का दर्जा दे दिया गया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। 1982 में डिपार्टमेंट बना है और उसके 10 साल बाद उसी को मिनिस्ट्री बना दिया गया था। फिर तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द मिनिस्ट्री वॉज रिनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन अक्टूबर 2006। यही जो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वाला जो आपका क्या था, विभाग था, मंत्रालय था, इसी का नाम आपका अक्टूबर 2006 में क्या कर दिया गया? नए और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, 2006 में ये आपका नाम बदला गया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। ये चीजें फैक्चुअल हैं, मुझे पता है ये चीजें हम डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ते हैं, जहां पर भी आप पढ़े होंगे में भी ये चीजें नहीं लिखी हों, इसी वजह से ये चीजें डाली गई हैं कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो कम से कम ऐसा हो कि कहीं तो आपने देखा है और क्वेश्चन है तो आप फिर उसको बिल्कुल ब्लैंक टाइप से छोड़ ना दें। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, MNRE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग ओनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। ओनली तो ये सीधा सीधा ब्लेंडर स्टेटमेंट है, चौथा वाला आप सीधा सीधा गलत कर देंगे। देखिए इसमें चौथे वाले को आप हटाइए, कौन सा कथन सही बोल रहा है? ये जाएगा तो आपके 1 2 3 बच रहे हैं। ठीक है, और 1 2 3 में 1 2 3 आपके तीनों सही है। ठीक है ना। 1982 में आपका सेपरेट क्या बना है? डिपार्टमेंट बना है, और 1992 में वही डिपार्टमेंट आपका सेपरेट मंत्रालय बना है, और 2006 में उसका नाम बदला गया है जो अभी है। और जो आपका ये मनरे है, इसमें जो आपके स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है 25 मेगावाट है उससे कम वाले वो आते हैं। इसके अलावा आपका सोलर, विंड, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है ये। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। मतलब स्टेट्स को हमको अरेंज करना है घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा स्टेट सबसे पहले लेके आना है जहां पे जो नवीनीकरणीय ऊर्जा दक्षता क्षमता आपकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इन तीनों स्टेट्स में बात करें तो अगर आप अभी ऐसे भी देखेंगे तो जो आपका सोलर एनर्जी उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और इंडिया में आप हॉट डेजर्ट का एग्जांपल कहाँ पढ़ते हैं? राजस्थान वाले एरिया में, वहां पे आपको सनलाइट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तभी तो वहां पे डेजर्ट बना है। और रेनफॉल वगैरह भी नहीं होता, मतलब वो जो क्लाउड रहने से आपके जो सनलाइट आपकी डिम रहती है वो वाली चीज भी वहां पे नहीं आती, मतलब वैसे हिंड्रेंस भी नहीं आ पाती। तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका राजस्थान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो हो सकता है राजस्थान ही ऐसा एरिया हो जहाँ पे आपके सोलर एनर्जी या जो न्यूक्लियर जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी सबसे ज्यादा आपकी स्थापित क्षमता हो। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान में आपका लैंड एरिया भी बहुत बड़ा है ना। अगर एरिया वाइज बात करें तो राजस्थान आपका सबसे बड़ा स्टेट है। लेकिन अगर आपकी अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सोलर एनर्जी का जो एक ड्रॉबैक है वो है कि इसमें मतलब थोड़ी सी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उसके लिए आपको लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। और राजस्थान में बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पे उनकी लैंड बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है ना। तो वो वैसे एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो ऐसी सॉइल्स हैं जहाँ पे मतलब जो बिल्कुल बंजर है, तो आप उस जगह में अगर सोलर पैनल लगा भी देंगे तो फिर उसकी वजह से वो लैंड आपकी जो कल्टीवेशन वगैरह में यूज हो सकती थी, मतलब उसको उस तरह से मतलब आप डाइवर्ट नहीं आपको करना पड़ेगा वो वाली लैंड को, है ना। इस वजह से जो आपका राजस्थान है वो आप देखेंगे तो पहले नंबर पे है। विंड एनर्जी पे के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आपके तमिलनाडु में इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तमिलनाडु में क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया है, तो वहां पे आपकी जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है, सल समीर और जल समीर है, उसकी वजह से क्या होता है मतलब वो वाली जो आपकी विंड्स चलती है उसकी वजह से वहां पे अच्छा पोटेंशियल है किसका? विंड एनर्जी का, यानी कि पवन ऊर्जा का। ये पोटेंशियल आपका गुजरात में भी है, और गुजरात में आपकी जो गवर्नमेंट है वो उसने एक सूर्य स्कीम लेके आई है। मैंने क्वेश्चन आपको इस पे पहले भी करवाया है, जिसकी वजह से अगर आप
रूफ टॉप सौर स्थापना की बात करें, जो रूफ टॉप में जो आपके सोलर पैनल्स लगा के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, सोलर एनर्जी, उसमें अगर आप देखेंगे तो गुजरात आपका नंबर 1 है। तो ये तीनों स्टेट्स की अगर बात करें तो ये पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। ठीक है, तो पहला आपका स्टेट क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो पहले आपका 2 है, तो देखिए सी में है और ए में है। फिर इसके बाद आपका पहले ये है, फिर इसके बाद आपका गुजरात है, फिर आपका तमिलनाडु है। तो पहले राजस्थान, फिर आपका गुजरात और फिर तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। ये तीनों स्टेट्स आपके रिन्यूएबल एनर्जी में देखेंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1 एंड 3। ठीक है, आप सोलर एनर्जी को वहां पे स्टेब्लिश नहीं कर सकते जहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा मतलब फर्टाइल लैंड है, और फिर यहाँ पे मतलब आप उस मतलब आप लैंड को आप कोशिश करेंगे सोलर एनर्जी में कि वैसी जगह पे स्टेब्लिश करें जहाँ पे आपकी जो रॉक है, एकदम रॉकी सा सरफेस है, या फिर जहाँ की जो लैंड है आपकी, वो जमीन आपकी बिल्कुल बंजर है, या फिर देखेंगे अगर आप अभी फिलहाल तो आपके जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो उसका यही पर्पस है कि आपका वाटर का इवोपरेशन कम से कम हो, और जो लैंड की हमको इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ कुछ एरियाज में राजस्थान और गुजरात के ही, वहां पे आपके जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसके ऊपर ही, मतलब ये सपोज एग्रीकल्चर फील्ड है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी रॉड्स लगा के एक जैसे छत होती है ना, मतलब उतना, मतलब 6-7 फीट की रॉड लगा के फिर वहां पे आपके सोलर पैनल्स बनाए गए हैं। और पर्पस ये रखा गया है कि जो एग्रीकल्चर से आपके मॉइस्चर का इवेपोरेशन होता है वो इससे क्या होगा? रुकेगा। और जो एग्रीकल्चर वाला ही फील्ड है वो फील्ड भी आप क्या कर सकते हैं? सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज वगैरह आई थी, वो जो मोदी जी मन की बात नहीं लेते, उसमें ये वाली चीजें दिखाई गई थी। कुछ कुछ किसानों के बारे में दिखाया गया था कि वो लोग कितना ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं इसकी वजह से, और बाकी किसानों को भी उसकी वजह से प्रोत्साहित किया गया था। तो सोलर एनर्जी में थोड़ा सा ये लैंड वाला प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2, 1, 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये वहां पे डेटा लिखा हुआ है कितना कितना, उसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। OS मतलब 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ठीक है, देखिए 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पहल और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पहल का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री ने 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की प्रथम सभा में किया था। ये आपका बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भारत और यूके द्वारा संयुक्त रूप से सौर ऊर्जा के विश्वव्यापी विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। नहीं, ISA को फ्रांस और भारत की मदद से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ISA एक इकलौता इंटरनेशनल आपका ये की गठबंधन है जिसका आपका हेडक्वार्टर आपको इंडिया में देखने के लिए मिलता है। वो कहाँ है? आपके हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक, जो आपकी COP15 हुई थी पेरिस में, वहां पे आपका ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, और अभी रिसेंट की COP आपकी कहाँ हुई है बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ISA को भारत और किसके? फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से सौर ऊर्जा के विश्वव्यापी विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड परियोजना विश्व बैंक समूह के साथ साझेदारी में भारत और फ्रांस की सरकारों द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। जो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड आपकी परियोजना है, ठीक है, सौर एनर्जी को ये भी मतलब प्रमोट करती है। ये वर्ल्ड बैंक तो इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन भारत के साथ आपका फ्रांस नहीं है। भारत के साथ आप देखेंगे तो यूके है। भारत और यूके की सरकारों द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। ये इंटरचेंज हो गया था। ISA में भारत और आपका यूके कर दिया है, और 1 सन वर्ल्ड 1 ग्रिड में भारत और फ्रांस कर दिया है। तो आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप इसको सही कर देंगे, लेकिन ISA में आपका भारत और फ्रांस है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में, और 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड में आपका विश्व बैंक के साथ साथ भारत और
यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, इस वजह से आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। फिर चौथा देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव या गुरुग्राम में स्थित है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये सही है। और ये आपका कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। क्या? वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। आईएसए बताइए, आईएसए आपका कब लॉन्च हुआ है, कौन से ईयर में? ये तो आप जान गए, लेकिन इसी के एसोसिएशन में अगर आईएसए पूछ दे तो बताइए कब लॉन्च हुआ है वो, फटाफट उसको सर्च करिए अगर नहीं याद आ रहा है तो। चलिए तो आगे देखते हैं, आपका पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और चौथा सही था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में विचार करें, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक उपयुक्त स्थान है। सही बात है, हिमाचल प्रदेश में आपका जो मणिकरण है वो आपके जियोथर्मल एनर्जी के लिए एक सही साइट है। फिर दूसरा देखिए, गुजरात में दुर्गा दुनी क्रीक को भारत में ज्वारी ऊर्जा विकास के लिए एक संभावित स्थान के रूप में चिन्हांकित किया गया है। अब ये जो दुर्गा दुनी क्रीक है आपकी, ये आपकी सुंदरबंस के पास है। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो मतलब पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो सही है, लेकिन ये गुजरात की वजह से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हर एक स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से दत्तचित्त होकर पढ़ना है। छोटी सी मिस्टेक अगर आप थोड़ा सा ध्यान हटाएंगे ना तो आपका मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे उसकी वजह से। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दूसरा अगर हटाइए तो बी ऑप्शन हट जाएगा, डी हट जाएगा और ए हट जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 और 3। फिर भी तीसरा एक बार पढ़ लीजिए, भारत का पहला महासागर तरंग विद्युत संयंत्र विंझिनम केरल में स्थापित किया गया। ये भी आपका सही है। विंझिनम में आपका इंडिया का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है वो भी स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, मोदी जी ने अभी उसका कुछ टाइम पहले उद्घाटन किया है। विंझिनम में वो पोर्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपका माइनर पोर्ट है। जो मेजर पोर्ट्स हैं उसका जो हैंडलिंग है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, लेकिन माइनर पोर्ट का आपकी स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो केरला में वो है, एक बार ध्यान कर लीजिए। और क्योंकि वो पोर्ट अभी इनॉग्रेट हुआ है तो इंडिया में ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में आपके जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक बार उस सेक्शन को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपने देख लिया। आप अगर क्रीक की बात करें तो आप जैसे ये कटे फिटे ऐसे कोस्ट नहीं देखते, तो ये आपको जो कोस्ट वाला ये लैंड वाला एरिया अंदर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपका जो पानी अंदर जाके समा जाता है ना, फिर ये जो वाटर बॉडी बनती है इसी को हम क्रीक कहते हैं। ठीक, तो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। जो पूगा वैली है आपकी लद्दाख में, ताता पानी है आपके छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में, ये आपका जो जियोथर्मल एनर्जी है वहां के लिए एक सुटेबल साइट है। इसके अलावा जो कच्छ की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कच्छ है, वो आपका टाइडल एनर्जी के लिए एक सुटेबल साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा संसाधन के 2 टॉपिक्स 60 क्वेश्चन के माध्यम से कवर होते हैं। हमने इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखिएगा। और अगर कुछ भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जाके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आपको जिन्हें लगता है कि उन्हें ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है तो उन्हें ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।